हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज की करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी है आप सभी के लिए कि अब इस ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर, सामान्य अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों की कोई भी वीडियो देखनी है तो अब आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख लीजिएगा। उसके पश्चात बात करते हैं आज की 10 जनवरी की कुछ करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहले तो बात करें कि आज का जो दिन है, जो 10 जनवरी है, वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का जो दिन है वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो विश्व हिंदी दिवस है, इसके मनाने का उद्देश्य क्या है, देखिएगा। इसका ये जो है विश्व में, पूरे विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता फैलाना ही विश्व हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं कि 10 जनवरी का दिन ही क्यों चूज किया है कि विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने के लिए, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये नागपुर में आयोजित किया गया था। तो इसीलिए 10 जनवरी का दिन ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में अब निर्धारित किया गया है। बात करते हैं, देखिए ये तो हुआ विश्व हिंदी दिवस, लेकिन बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, यहां से दो बातें आती हैं। बहुत बार एग्जाम में हम गलतियां करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारी हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा। तो हमारी हिंदी जो है वो राजभाषा है, क्योंकि राजभाषा का अर्थ होता है कि जिस भाषा में शासन का, देश का कार्य होता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको इस प्रश्न से दी है। उसके बाद बात करता हूं अगले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति कौन बने हैं। मध्य अफ्रीकी जो गणराज्य है, अब उसके राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो उसके राष्ट्रपति बने हैं फॉस्टिन आर्कचेंज तोडेरा। फॉस्टिन आर्कचेंज तोडेरा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहेगा। अब ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। बात करते हैं थोड़ी सी और जानकारियां, जैसे कि हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि जो फॉस्टिन आर्कचेंज तोडेरा है वे दूसरी बार मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले वो 2016 से सत्ता में हैं। और ये यहां से जानकारियां ये देखिएगा कि जो सोने और हीरे के उत्पादक देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, इसकी आबादी कितनी है, तो इसकी आबादी है 4.7 मिलियन। यानी कि ये जो अफ्रीकी गणराज्य है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, इसमें मुख्य रूप से हीरा और सोना जो है इसका उत्पादक होता है। उसके बाद बात करते हैं कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी कहां है, तो इसकी राजधानी है बुंगी में। मुद्रा कौन सी है, तो सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक इसकी मुद्रा है। तो ये जानकारियां थी जो मैंने आपको इस प्रश्न से संबंधित दी है। उसके पश्चात बात करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। तो सेना के जो जवान, भारतीय सेना में जो जवान है, उनके लिए शौर्य सैलरी अकाउंट जो है वो किस बैंक ने शुरू किया है, तो अब बंधन बैंक द्वारा, ऑप्शन सी के द्वारा बंधन बैंक ने अब भारतीय सेना के जवानों के लिए एक नया अकाउंट, सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है जिसका नाम है शौर्य सैलरी अकाउंट। इसके तहत क्या होगा कि 10 लाख से अधिक की जो शेष राशि होगी उस पर 6% ब्याज, एटीएम में असीमित मुफ्त लेन देन किया जा सकेगा, शौर्य वीजा दिया जाएगा, प्लैटिनम डेबिट कार्ड आदि ये सारी सुविधाएं जो है वो इसके साथ साथ में दी जाएंगी। उसके पश्चात बात करते हैं कि इसके साथ साथ में एक 30 लाख रुपए तक का आकस्मिक मृत्यु का कवर प्रदान किया जाएगा और 1 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना का कवर भी प्रदान किया जाएगा। तो अगर हवाई यात्रा से आकस्मिक मृत्यु होती है तो 1 करोड़ का कवर, और अगर
आकस्मिक मृत्यु होती है तो 30 लाख रुपए का उनका बीमा भी कर दिया गया है। इसके साथ साथ बात करते हैं, क्योंकि बंधन बैंक ने शुरू किया है, तो बंधन बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो चंद्रशेखर घोष। बात करते हैं इसका मुख्यालय कहां पर है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में बंधन बैंक का मुख्यालय है और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इस प्रकार से पूरी जानकारियां आप सभी को बंधन बैंक से संबंधित मिलती है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आता है कि सतर्क नागरिक नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। अब ये जो मोबाइल ऐप है, सतर्क नागरिक नामक मोबाइल ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, तो ये लॉन्च करी गई है मनोज सिन्हा के द्वारा। देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं कि मनोज सिन्हा ने ये मोबाइल ऐप लॉन्च करी है, और मनोज सिन्हा कौन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। लेकिन जब अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो अब कैग के रूप में शामिल हो गए हैं, और उनके स्थान पर मनोज सिन्हा जो हैं वे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बन गए हैं। तो मनोज सिन्हा के द्वारा ये मोबाइल ऐप जो है लॉन्च की गई है। बात करते हैं कि यह जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो की मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ में विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो ये जानकारियां थी जो कि इस प्रश्न से मैंने आपको दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो मैं आप सभी के लिए हर दिन लेके आता हूं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि IHS मार्केट ने ये एक रेटिंग एजेंसी है जिसने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। तो इसके अनुसार भारत की जो जीडीपी है उसका अनुमान कितना लगाया गया है, तो भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया गया है 8.9% वृद्धि का। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव वृद्धि है ये, तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। लेकिन बहुत सी जानकारियां हैं जो इस प्रश्न में छुपी हुई है। जैसे बात करते हैं कि IHS के बारे में बात करें तो उन्होंने 8.9% वृद्धि का अनुमान लगाया है। और बात करें कि इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, IHS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है, तो लांस उगला जो है वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है, तो लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, वहां पर इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना तो IHS मार्केट के जो स्थापना थी वो 1959 में कर दी गई थी। तो ये सारी जानकारियां हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। इसके पश्चात हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आता है कि फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है। तो फतह-1 जो है ये एक रॉकेट सिस्टम है जिसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका सफल परीक्षण जो है वो हमारे पड़ोसी देश, आतंकवादी देश पाकिस्तान के द्वारा इसका सफल परीक्षण जो है वो किया गया है। बात करते हैं थोड़ी सी और जानकारियों की कि ये पाकिस्तानी सेना द्वारा इसका परीक्षण किया गया। पाकिस्तान द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ये गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। और अगर बात करें कि इसकी रफ्तार कितनी है, तो इसकी रफ्तार है 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो है वो इस रफ्तार से आक्रमण या गोले को दाग सकता है। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री इमरान खान। और सेना के महानिदेशक कौन है, तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार जो है वे मेजर जनरल है, महानिदेशक है सेना के। तो ये सारी जानकारियां थी जो मैंने इस प्रश्न से संबंधित आपको दी है। इसके पश्चात बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न नहीं बल्कि आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न क्या है, तो आज का प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पे कि ई दाखिल नामक पोर्टल जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जो आपका ऑप्शन सही रहेगा आपने प्रयास करना है कि उस ऑप्शन को ABCD लिखने की बजाय उसके नाम को लिखें और ताकि आप लोगों का भी एक पॉजिटिविटी मिलती रहे मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया है कि टॉप 5 जो बच्चे होंगे, छात्र छात्रा होंगे जो सही जवाब देंगे, उनको उपहार स्वरूप मेरी अगली पुस्तक जो है वो भेंट स्वरूप दी जाएगी। तो ये जानकारियां थी। अब हम बढ़ते हैं पिछले प्रश्न की तरफ। तो पिछले प्रश्न का उत्तर क्या है, तो पिछले प्रश्न का
कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के उप महासचिव कौन बने हैं, तो आप सभी का बहुत अच्छा जवाब आया, अभिषेक यादव। सभी ने एक ही जवाब दिया, अभिषेक यादव। तो आप सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपका जवाब रहा। उसके बाद बढ़ते हैं आज के छठे प्रश्न की तरफ कि जैविक चौक जो है ये कहां पर विकसित किया गया है। तो जैविक चौक जो है ये कहां पर विकसित किया गया है, ये विकसित किया गया है हैदराबाद में। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। बात करते हैं कि किसके द्वारा किया गया है, कौन है, क्या है, पूरी जानकारी हम पढ़ते हैं। तो हैदराबाद स्थित आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के 2 छात्रों ने इसको लॉन्च किया है, इसको विकसित किया है, इसको बनाया है। फोटो में भी देख लीजिएगा, आप दोनों छात्र खड़े हैं यहाँ पर, इनके द्वारा ये चौक बनाया गया है। ये जो दोनों छात्र हैं तेलंगाना स्टेट मॉडल स्कूल के छात्र हैं और इनका नाम है हर्षित वर्मा और के रुद्र। इन दोनों के द्वारा ये जैविक चौक जो है ये बनाया गया है। इसको बनाने के लिए प्राकृतिक सामग्री जैसे कि चावल का आटा, प्राकृतिक मिट्टी और आवश्यक तेलों का प्रयोग हुआ है। तो इन सब का प्रयोग करते हुए इसका निर्माण किया है। उसके पश्चात बात करते हैं हम अगले प्रश्न के। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि कोंकणी अकादमी, कोंकणी भाषा है और कोंकणी भाषा के लिए ही कोंकणी अकादमी को मंजूरी किस मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है। तो ये कोंकणी अकादमी जो है इसको मंजूरी दी गई है अभी दिल्ली मंत्रिमंडल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी जो है 4 नंबर पर जो ऑप्शन है ये आपका सही रहेगा। तो ये आपके लिए यहां से जानकारियां थी, लेकिन थोड़ी जानकारियां और पढ़ते हैं। जैसे कि कोंकणी को अकादमी को मंजूरी दी गई है दिल्ली मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है कि कोंकणी भाषा जो है, जो कि भारत की जो 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाएं उनमें से एक है, इसे अब उस भाषा को बढ़ावा देने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए ही अब कोंकणी अकादमी को मंजूरी दी गई है। बात करते हैं कि कोंकणी जो है वो इंडो आर्यन भाषा है, जो कि देश के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में मुख्य रूप से रहने वाले कोंकणी लोगों द्वारा बोली जाती है। बात करते हैं कि ये संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है और कोंकणी जो है वो गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा भी है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है गोवा की। तो ये सारी जानकारियां थी जो मैं आपके लिए इस प्रश्न से लेके आया हूं। उसके बाद है प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 8 के देखिएगा कि किस शहर में 2% सड़क परिवहन उपकर लगाने की घोषणा करी गई। तो ऐसा कौन सा शहर है जहां पर भी 2% जो है सड़क परिवहन उपकर लगाने की घोषणा करी गई है। तो अब ऐसा शहर है बेंगलुरु, जो कि इन ऑप्शन में नहीं है। तो बेंगलुरु शहर में अब ये परिवहन कर लगाने की घोषणा करी गई है। बेंगलुरु जो है ये बेंगलुरु के निवासियों पर लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत जो होगी वो अप्रैल 2021 का जो नया वित्त वर्ष शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 से इसकी शुरुआत होगी। इसके माध्यम से 150 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो लोगों से वसूल करने की उम्मीद है। और इस पैसे का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, तो ये जो पैसा एकत्र होगा इसका प्रयोग किया जाएगा जो कि साइकिल ट्रैक होते हैं सड़क की साइड में या पैदल रास्ते होते हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए ही इस पैसे का भी प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आता है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं सुधांशु धूलिया। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि सुधांशु धूलिया ने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने स्थान लिया है नोंगमी कापन कोटिस्वार सिंह, यानी कि जो ऑप्शन बी पर है। अब सिंह के स्थान पर सुधांशु धूलिया जो है वे गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बात करते हैं थोड़ी और भी कि इससे पहले वे उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के पद पर थे, लेकिन अब उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। बता चुका हूं कि उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने नोंगमी कापन कोटिस्वार सिंह का स्थान लिया है। और क्योंकि वो गुवाहाटी हाईकोर्ट में पदोन्नत हुए हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 5 अप्रैल 1948 को और ये गुवाहाटी असम में स्थित है। तो ये जानकारियां मैंने पूरी तरह से आपको इस प्रश्न से दी। जिसके पश्चात प्रश्न नंबर आखिरी 10वां आपकी स्क्रीन पे आता है कि अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन
एडुकोन 2020 का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, हमारे देश में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन बी जो है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। बात करते हैं थोड़ी जानकारियों की कि इसे ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब जो कि बठिंडा में है इसके द्वारा इसे आयोजित किया गया है। और बात करें कि इसका विषय क्या है, तो इसका विषय है कि वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये सारी जानकारियां थी जो मैं आज की वीडियो से आप सभी के लिए लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आती होगी, और अगर आपको पसंद आती है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े और ज्ञानकोश फेसबुक पेज से भी, ताकि आपको और भी वीडियोस और भी नोट्स मिलते रहें। इसके लिए आप लोग जरूर जुड़े। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।